हेलो दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील 247 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप जैसा देख सकते हैं कि आज का हमारा जो यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है वो यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम जो आने वाला है, इसके जो साइंस और उससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न है, इनके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को एक ही क्लास में समझते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद करेंगे कि आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आएगा, और इसी के साथ ये आशा भी करेंगे कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करते चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी यहां पे आपको अब ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया किसने। तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब यहां पे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अरस्तु साहब ने क्या किया था। तो अरस्तु साहब क्या है कि इन्हें क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। यानी अगर हम बात करें बायोलॉजी एंड जूलॉजी, अगर इनके फादर की बात की जाए, वर्ड यानी टर्म, यानी अगर हम बात करें लैमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने क्या दिया था, टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था, बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म दिया किसने था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेकिन बायोलॉजी के जो फादर हैं, यानी बायोलॉजी के बारे में डीप स्टडी किसने किया था, अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। तो आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इसी के साथ जब आप ऑप्शन चूज करते हैं तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसका जो ऑप्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डी ऑप्शन, ए एंड बी। ए एंड बी क्यों होता है, क्योंकि लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ही सबसे पहले जो टर्म बायोलॉजी है इसके बारे में बात किया था। इसीलिए यहां पे आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान से समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, वनस्पति या पादप विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति या पादप विज्ञान। अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि जनक। तो अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं, यानी पिता कौन होते हैं, अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है, अरस्तु। लेकिन वनस्पति या पादप विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रेट्स। कौन है भाई, थियोफ्रेट्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन है अरस्तु, ये किसके पिता कहलाएंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। यहां पे थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट है, इसे आप याद रखिएगा। यहां पे क्या है, थियोफ्रेट्स। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड वन ऑप्शन। जब हम लैमार्क की बात करते हैं और हिप्पोक्रेट्स जो हैं, इन्हें तो भाई थोड़ी सी हम हटा ही रखते हैं, यहां लैमार्क की बात करते हैं। तो लैमार्क साहब ने क्या दिया था, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है यूज एंड अनयूज कॉन्सेप्ट, यानी जो चीजें आप जिन अंगों का आप यूज करोगे वो बाद में क्या कर रहेंगी, कैरी रहेंगी, आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बनी रहेंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये लैमार्क का कॉन्सेप्ट है। तो उसकी बात ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, इकोलॉजी में आता है, इकोसिस्टम की बात हो जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह। अब यहां पे सबसे पहली बात क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा गृह को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसका भाई, सेल का। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम बात करें सेल से रिलेटेड, यहां पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, कोशाभित्ति। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं, कोशाभित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री वॉल। यह थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाउंड्री वॉल किसे कहते हैं हम लोग, कोशाभित्ति को। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सीपीयू और ब्रेन यानी दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को। और किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लवक को।
अब यहां से आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जब भी हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? कोशाभित्ति यानी बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का काम क्या है? अब यहां पे आप समझिए, इसका मेन काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। बाउंड्री वॉल इसका मेन काम क्या है? सुरक्षा। इसका मेन काम क्या है? सुरक्षा। सीपीयू इसका मेन काम क्या है? संतुलन। क्या है? संतुलन। और इसका क्या है? भोजन निर्माण। क्या है? भोजन निर्माण। तो अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो ऊर्जा उत्पादन करने की जो क्रिया है वो किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। जब हम बात करते हैं सेल वॉल की यानी कोशाभित्ति की, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री यानी ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, सुरक्षा करेगा कि भाई कोई चीज जो फॉरेन पार्टिकल हैं, बाहरी पदार्थ हैं, उनसे बचाने के लिए। किसको बचाना है? सेल को बचाना है। तो सेल को बचाने के लिए कौन होता है? सेल वॉल होता है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक की, तो केंद्रक क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है, तो संतुलित करता है। तो संतुलन किसका काम होता है? केंद्रक का। और जो हमारा लवक होता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड यानी भोजन निर्माण। तो भोजन निर्माण अगर हो रहा है तो जहां भोजन निर्मित होगा उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? किचन। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी क्या होता है? किचन होता है। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या समझना है कि हर एक कॉन्सेप्ट का आपको पोस्टमार्टम करते हुए चलना है कि अगर आप एक क्वेश्चन आप पा रहे हो तो उसमें कौन कौन से वर्ड हैं, उन वर्ड से क्या क्या क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, आपको याद रखना है। अब कभी कभी पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से ये जो ऊर्जा उत्पादित होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो याद रखिएगा एटीपी। अब एटीपी से क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन होता है किसमें? एडीपी और फास्फेट में। और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है? एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पादित करता है। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंडीशन यूज करता है कि एटीपी का क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, एटीपी को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? एडीपी और फास्फेट में। और जैसे ही एडीपी और फास्फेट में तोड़ता है, साथ ही साथ ये क्या रिलीज कर देता है? क्या निकाल देता है? एनर्जी निकाल देता है, ऊर्जा निकाल देता है। ये बात क्लियर हो गई? आपको अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए, इन सारे 3 क्वेश्चंस में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलिए, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। ऐसे ही क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया है? एनालिसिस किया है कि जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देंगे और उन्हीं के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आपसे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोशिका की खोज किसने की। अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एक नाम एक साथ लिख लेते हैं। पहला नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। सेकेंड वन क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड वन क्या है? पैलाडे। फोर्थ वन क्या है? एंटोनी वॉन क्या है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए अब यहां बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका। अब कभी पूछ ले कि यह कोशिका किस प्रकार की थी, तो याद रखिएगा निर्जीव कोशिका। कैसी थी? निर्जीव। यह निर्जीव कोशिका किसका था? पादप का। अब पादप में यह कौन सा सेल था? यह आपका क्या था? कॉर्क। क्या था? कॉर्क। तो अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, तो कोशिका की और ये कोशिका का नेचर क्या था? निर्जीव। निर्जीव कोशिका किसकी थी? पादप की थी। और ये कौन सी थी? कॉर्क। अब कभी कभी पूछता है कि इसका आकार क्या था, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा कि इसे खटभुजाकार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हेक्सागोनल बोलते हैं। इस आकार का था। यह बात क्लियर रहेगी। दूसरा, जब हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। किसकी खोज की थी? केंद्रक। और पैलाडे ने किसकी खोज की थी? राइबोसोम। किसकी खोज की थी? राइबोसोम। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवाणु। और साथ ही साथ इन्होंने और किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी सजीव कोशिका की खोज।
किसकी खोज की थी? सजीव कोशिका। अब ये सजीव कोशिका क्या था, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या था? पीपी येल्लो, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई केंद्रक का काम क्या है, तो ये तो आपको अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है कि इसका मेन काम क्या है? संतुलन। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण। ये बात क्लियर रहेगी। अगर आपसे यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट से चलना है तो आपको याद रखना है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की? तो भाई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? तो अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि दांत के सबसे पहले हमें यह समझना होगा प्रकार। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? दांत के प्रकार। तो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हमारा के पहला दांत क्या होता है? कृंतक। दूसरा क्या होता है? रदनक। तीसरा क्या होता है? अग्रचवर्णक। और चौथा हमारा क्या होता है? चवर्णक। कृंतक को हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। रदनक को हम लोग क्या कहते हैं? कैनाइन। अग्रचवर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमोलर। एंड चवर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर। अब यहां पूछा जाता है कृंतक का काम क्या होता है? तो कृंतक का काम क्या होता है? काटना। रदनक का काम क्या होता है? छेदना अथवा फाड़ना। अग्रचवर्णक का काम क्या होता है? चबाना। और चवर्णक का काम क्या होता है? पीसना। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे साथ ही साथ अब आपको कुछ और चीजें समझना है कि जैसे जो हमारा कृंतक होता है उसका आकार इस तरीके से होता है, जो रदनक होता है उसका आकार इस तरीके से होता है, अग्रचवर्णक का आकार इस तरीके से होता है और चवर्णक का आकार इस तरीके से होता है। तो अब देखिए इसका जो काम है ये कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है? फावड़े जैसा। फावड़ा क्या करता है? मिट्टी को काटता है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो अग्रचवर्णक टीथ है, अग्रचवर्णक दांत है, वो क्या करता है? काटने का काम करता है। जो हमारा अब ये जो टीथ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनाइन, रदनक, इसका मेन काम क्या है? छेदना या फाड़ना। आप गन्ने को कभी देखे होंगे, गन्ने को चूसे होंगे, तो गन्ने को क्या करते हैं आप? साइड से उसमें छेद करते हो फिर उसे छीलते हो। तो ये काम किसकी वजह से होता है? रदनक की वजह से। अब इसका मेन काम क्या है? चबाना। और इसका मेन काम क्या है? पीसना। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जब हम अपने जबड़े की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जबड़े की। अब यहां पे हमारा एक ये क्या है? ऊपरी जबड़ा है जिसका मैंने क्या बनाया है? आधा पोर्शन। ऐसे ही हाफ पोर्शन इधर होगा। इसी तरीके से आप निचला जबड़ा बनाएंगे। तो यहां पे हर एक जबड़े में क्या होता है कि अलग अलग संख्या होती है। भाई इस संख्या को आप कैसे समझेंगे और इस संख्या को कैसे समझना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा दंत सूत्र। क्या याद रखना होगा? दंत सूत्र। अब दंत सूत्र को हम लोग क्या करते हैं? जो उम्र होती है, आयु होती है, इसके आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा क्या होता है? शैशवावस्था। अब शैशवावस्था का जो अवधि माना गया वो कब से माना गया? 2 साल से 12 साल। दूसरा हमारा क्या होता है? युवावस्था। क्या होता है? युवावस्था। यह कब से कब माना गया है? 12 साल से 35 साल। और तीसरा हमारा क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। और इसकी जो सीमा मानी गई ये 35 साल से अधिक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो शैशवावस्था है इसमें जो हम दंतसूत्र अप्लाई करते हैं, जो दंतसूत्र देखते हैं, वो क्या होता है? 2102/2102। ऐसे ही यहां पे करते हैं 2122/2122।
और यहां पे जो हम करते हैं 2123 अपॉन 2123। अब आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है इस तरीके से पूछा जा सकता है या दोनों को लेके पूछा जा सकता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं जब इसकी बात करते हैं किसकी, अगर हम दंतसूत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो शैशवावस्था में कितने दांत ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे जीवन काल में होते हैं। तो शैशवावस्था में जैसे ही आप इसे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, यहाँ आपको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है। और वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप इन नंबर को ऐड करते हैं, अब देखिए 2 and 1 3, 3 and 0 3 ही रहेगा, एंड 3 and 2 5, 5 अपर 5 लोअर कितना हो जाएगा 10, और 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। यानी 20 दांत किस अवस्था में होते हैं, शैशवावस्था में। अब हम बात करते हैं युवावस्था की, तो युवावस्था में 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 ऊपर है 7 नीचे हैं, कितने हो गए भाई 14, 14 2 जा 28 हो जाते हैं। और जब हम इस कंडीशन में बात करते हैं ना तो क्या होता है कि 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 अपर 8 लोअर कितने हो जाते हैं 16, 16 2 जा 32। अब यहां पे एक बात आपको याद रखना है, जो शैशवावस्था है इसके जो दांत होते हैं ना इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत। और जो प्रौढ़ावस्था है इसके दांत को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी दांत। क्या कहते हैं, स्थायी दांत। अब दूसरी चीज, जो दूध के दांत हैं ये क्या होते हैं, ये जीवन काल में एक बार टूटते हैं फिर उगते हैं, और इनकी संख्या क्या है, यानी अगर हम कहें तो 2 बार ये क्या करते हैं, उगते हैं। कितनी बार उगते हैं, 2 बार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने दांत ऐसे हैं जो केवल 1 बार उगते हैं, तो अब यहां पे बस आपको क्या याद रखना है, स्थायी माइनस दूध। तो स्थायी कितने हैं 32, दूध कितने हैं 20, जब इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं तो नंबर क्या आते हैं 12। यानी 12 दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जीवन काल में केवल 1 बार उगते हैं, और 20 दांत ऐसे हैं वो जो कि जीवन काल में कितनी बार उगते हैं, 2 बार उगते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलना है। तो अब यहां पे हमने क्या कहा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी 20। यानी 20 दांत ऐसे होंगे जो जीवन काल में 2 बार उगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, इसे आप ध्यान देंगे। क्या है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। तो अब यहां पे हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक हमारा क्या होता है, आरबीसीज, सेकेंड वन हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसीएस, और तीसरा हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स। जो आरबीसीएस है इसे हम लोग और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसीएस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और जो हमारा प्लेटलेट्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो आरबीसीएस है, एरिथ्रोसाइट्स है, इसका जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसका मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम करने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अब हीमोग्लोबिन में 2 शब्द हैं, एक क्या है हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम शब्द किससे लिया गया है, आयरन से। किससे लिया गया है, आयरन। और ग्लोबिन शब्द किससे लिया गया है, प्रोटीन से। और यहां पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबुलर। ये आपको याद रखना है, कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर। अब आयरन, आयरन यानी लौह।
अगर लोह, हमारा जो लोहा है वो किससे जुड़ा हो, ग्लोबुलर प्रोटीन से, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त होता है, रक्त का जो रंग है वो क्या होता है, लाल होता है। तो ये रक्त का जो रंग लाल है ये किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैस, क्या करता है, गैस, गैस का परिवहन, यानी जो गैस होते हैं ना, इनका परिवहन भी कौन कराता है, हीमोग्लोबिन। अब ये गैस दो ही हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन होगा, दूसरा यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन किसमें लेते हैं बेटा, हम लोग लेते हैं अंतः श्वसन की क्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कब करते हैं, बहिश्वसन की क्रिया में। यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेते समय हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हमारे पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो यहां पे अब आपको क्या समझना है, यहां पे आपको क्या समझना है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो आंसर क्या होगा, आरबीसी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, यानी जीवन का भौतिक आधार। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगना चाहिए। अब भौतिक आधार यानी कि जीवन किससे, किसकी वजह से पॉसिबल है, यानी जीवन किसकी वजह से संभव है, भाई जीन। अब यहां पे चलते हैं पहले जीन। जीन का काम क्या है, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। क्या है, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक लक्षण है, इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। मैंने आपको कोशिका तो बता ही दिया। कोशिका क्या होता है, जीवन की सूक्ष्मतम क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई। क्या होता है, जीवन की सूक्ष्मतम क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई। और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार। क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार। और साथ ही साथ एक और शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, ऊर्जा गृह। तो अब यहां से आपको क्या ऑप्शन मिलना चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या गया है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, यानी किसकी वजह से जीवन संभव है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 यानी क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। यानी अगर किसी भी जीवधारी के अंदर जीव द्रव्य ना रहे तो उसका जीवन ही संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो हमारा क्या है, जीव द्रव्य है। ये बात क्लियर हो गया। तो यहां पे जीव द्रव्य कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर हम गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में, 23 जोड़ी। अगर 23 जोड़ी है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ी है तो 23 गुणते 2 करते हैं तो बेटा क्या आएगा, 46 आएगा। लेकिन अगर इसी 23 जोड़ी में हम लोग क्या करें, विभाजन कर दें, एक हम लोग क्या कर लें, नर कर लें, दूसरा क्या कर लें, मादा। तो मादा और नर में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, पहले तो इधर हम विभाजित करते हैं, दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, दैहिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। अब लैंगिक और दैहिक, दैहिक गुणसूत्र को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एक्स एक्स से। लैंगिक में हम लोग क्या करते हैं, नर में एक्स वाई से और मादा में एक्स एक्स से दर्शाते हैं।
अब एक बात आपको ध्यान देना है, लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, केवल एक जोड़ी होते हैं, लेकिन दैहिक गुणसूत्र क्या होते हैं, 22 जोड़ी। तो अब यहां से नर के लिए लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22xx प्लस xy। जब हम की मादा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 22xx प्लस xx। अब यहां से ये कोई क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हम इसे 23xx क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 22 यानी 22 जोड़ी ऐसे होते हैं जो देह निर्माण में यानी शारीरिक संरचना निर्माण में सहायक होते हैं, और केवल एक जोड़ी ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं। तो यानी ये जो लिंग निर्धारण वाले हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र, और जो हमारे देह निर्माण करते हैं, हमारी काया बनाते हैं, हमारे शरीर की संरचना निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र। तो अब यहां पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट यानी 46। देखिए मैंने यहां पे इस चीज को समझाया हुआ है, तो आपको यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युग्लिना को किसके अंतर्गत रखा गया, यानी किसके अंतर्गत अमीबा और युग्लिना आते हैं, और यहां पे क्या शब्द है, एक कोशिकीय जंतु। ये आपको ध्यान देना है। जब आपसे कहा जाए एक कोशिकीय जंतु और जंतुओं का क्या किया जाए, ग्रुप दिया जाए, तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है, पोरीफेरा में हम लोग किसको रखते हैं, स्पंज को। किसको रखते हैं, स्पंज को। सिलेंट्रेटा में हम लोग किसको रखते हैं, हाइड्रा को। प्रोटोजोआ में हम लोग किसको रखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। निडेरिया जो ग्रुप है ना, ये एक तरीके से जो सिलेंट्रेट है इन्हीं का एक ग्रुप है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युग्लिना को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं जो सामान्यतः हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, यानी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि अमीबा के लिए एक शब्द पूछा गया कि चाकू की नोक पर अमर, चाकू के नोक पर अमर, यानी ऐसे जीवधारी जिन्हें हम कितनी भी बार काट दें लेकिन वो कभी मरे नहीं, तो वो कौन होता है, अमीबा। ये आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10वां क्या कह रहा है कि स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है, यानी कितने कोष्ठक में स्तनधारियों का हृदय बटा होता है। तो अब आपको यहां पे समझना क्या है, आपको समझना है मछली, आपको समझना है उभयचर, आपको समझना है सरीसृप, आपको समझना है पक्षी, और आपको क्या समझना है, स्तनधारी। मछलियों में जो हृदय होता है ये 2 कोष्ठकों में बटा होता है। उभयचर और सरीसृप में कितने में बटा होता है, 3। पक्षियों में 4 और स्तनधारियों में 4, लेकिन पक्षियों में पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ये आपको याद रखना है। क्या कि पक्षियों में जो हृदय है ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है, लेकिन यह पूर्णतः विभाजित नहीं होता। लेकिन अगर स्तनधारी कहा गया तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि स्तनधारियों में जो हृदय के कोष्ठकों की संख्या है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, थर्ड वन यानी सी, जो क्या है 4। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे बड़ा स्तनधारी है, यानी सबसे बड़ा मैमल्स। यह आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा मैमल्स क्या है, या कौन सा ऐसा जीवधारी है जो हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो इसके लिए आपको याद रखना है व्हेल। अब यह याद रखना है कि व्हेल क्या होता है, सबसे बड़ा मैमल होता है, लेकिन यह पृथ्वी पे है, साथ ही साथ यह क्या होता है, जलीय भी।
यानी अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी, तब भी आप वेल लगाएंगे। जलीय स्तनधारी भी आप क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है, तो वो कौन होता है, हाथी। यह आपको याद रखना है। क्या है आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी, तो वेल, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी तो भी वेल, लेकिन सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी तो क्या होगा, हाथी। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी वेल। ये बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प है, यानी विश्व में सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यानी ऐसा फूल जो सबसे छोटा हो। तो जो माइक्रो मिलीमीटर में होते हैं ऐसा फूल कौन सा होता है, वोल्फिया। अब आपको ध्यान देना है, वोल्फिया क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा पुष्प होता है, जबकि रेफ्लेशिया क्या होता है, सबसे बड़ा। रेफ्लेशिया क्या होता है, सबसे बड़ा फूल होता है, जबकि वोल्फिया क्या होता है, सबसे छोटा फूल होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां गुड़हल और गुलाब, ये तो बेटा आप जान ही रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब आपसे पूछा जाता है पुष्प से, तो वहां पे या तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा, या तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा। यह बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहां पे मार्फोलॉजी है। चलिए, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसकी स्टडी करता है, कोशिका की, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, ऊतकों का अध्ययन, यानी अगर हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बाह्य संरचना का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं, बाह्य संरचना का। और एनाटॉमी में हम लोग किसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, अंतः संरचना, यानी जो आंतरिक संरचना है इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, एनाटॉमी में। बाहरी संरचना का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं, हिस्टोलॉजी में। और कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, साइटोलॉजी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इधर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, यानी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त की अवस्था क्या है, रक्त कैसा है, तरल। रक्त क्या है, तरल। अब दूसरी चीज, ये तरल है, ये संपूर्ण शरीर को संयोजित किए हुए है। क्या किया हुआ है, संपूर्ण शरीर को संयोजित, यानी संपूर्ण शरीर को जोड़ रहा है। अगर जो संपूर्ण शरीर को जोड़े तो इसीलिए रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। तो यहां से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो भाई पेशी ऊतक, ये तो हो ही नहीं सकता। संयोजी ऊतक, भाई यही तो आपको आंसर है। तो यानी जो सेकंड वन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त क्या है, विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो कि क्या करता है, संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करता है। अब चलते हैं हम आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इसकी तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी मानव शरीर में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले तो मानव में हम लोग क्या करते हैं, अवस्था विभाजन करते हैं। एक होता है बेटा भ्रूणीय अवस्था, दूसरा आपका क्या होता है, शैशवावस्था या शिशु अवस्था कह सकते हो, और तीसरा आप यहां पे क्या कह सकते हो, युवा व प्रौढ़ा। अब यहां पे ये ध्यान देना, भ्रूणीय अवस्था यानी 9 माह के अंदर, और ये 9 माह के अंदर कहां, मां के गर्भ में। कहां पे, मां के गर्भ। शैशवावस्था में ये क्या होगा, जन्म के पश्चात
जन्म के पश्चात 1 से 2 वर्ष और युवा अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में आप बस ये समझिए 2 वर्ष के पश्चात। अब यहां पे आपको क्या करना है कि भ्रूणी अवस्था में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है 305 से 310। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या क्या होती है 270। युवा या प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206। अब यहां पे पूछा क्या गया कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है, तो मानव कहा गया, तो यानी मानव यानी प्रौढ़ अवस्था की बात की जा रही है, तो प्रौढ़ अवस्था में हड्डियों की संख्या क्या होगी 206। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो मानव शरीर को 2 भागों में आपको यहां पे बांटना होगा। एक आपका क्या होगा अक्षीय और दूसरा क्या होगा अनाक्षीय। दूसरा आपका क्या होगा अनाक्षीय। अक्षीय में आप क्या करेंगे, यहां पे आपको 2 चीजें रखना है। एक क्या आपको समझना है मस्तिष्क और दूसरा रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। अनाक्षीय में आपको यहां पे भी फिर 2 भागों में बांटना है। एक आपका क्या होगा ऊपरी प्रभाग और दूसरा निचला प्रभाग। अब यहां पे मस्तिष्क में आपको क्या करना है, मस्तिष्क में आपको यहां पे 4 भागों में बांटना है। एक आपका क्या होगा खोपड़ी। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 8। दूसरा क्या होता है चेहरा। चेहरे में हड्डियों की संख्या क्या होती है 14। तीसरा क्या होता है कान। कान में हड्डियों की संख्या 6 और एक होता है जीभ के नीचे। जीभ के नीचे और इनमें हड्डियों की संख्या क्या होती है 1। अब ये जरूर याद रखिएगा जीभ के नीचे की बोन को, हड्डी को क्या कहा जाता है हायड। क्या कहा जाता है हायड। रीढ़ की हड्डी में कितने होते हैं 26। अच्छा यहां पे एक चीज और है थोड़ा सा, वक्ष छाती। छाती में हड्डियों की संख्या क्या होती है 25। ऊपरी प्रभाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 64। निचले प्रभाग में क्या होती है 62। अब इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो अक्षीय में क्या आएगा भाई, यहां से जब इसे आप जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 14 और 8 22, 22 6 28 और 1 29। अब इसे आप जोड़िए तो 29 और 25 ये क्या हो जाएगा 54। 54 और 26 क्या होगा 80। तो 80 किस में होते हैं अक्षीय में और अनाक्षीय में क्या होते हैं 126। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मानव में हड्डियों की संख्या कितनी आएगी 206। अब यहां पे एक चीज और आपको समझना होता है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, चलिए अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है जांघ की। कि कहां की हड्डी होती है जांघ की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी, छोटी हड्डी, ये कौन सी होती है स्टेपीज। स्टेपीज जो कहां पाई जाती है हमारे कान में। कहां पाई जाती है कान में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे दूसरी चीज, हड्डियों में जो प्रोटीन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं ओसीन। प्रोटीन का नाम क्या होता है ओसीन। और हड्डियों का निर्माण किससे होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये बात आपको भी याद रखना है। यानी अब हड्डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, आप सबसे यही आशा रहेगी कि आप सब आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की यही उम्मीद है कि आप सब जरूर हमारा साथ निभाएंगे। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।